हेलो दोस्तों, आज स्वागत है आपका तीसरे अध्याय के दूसरे पार्ट में। आज हम इस पार्ट में हम जानने वाले हैं कि जो यादृश्य प्रतिदर्श विधि होती है, जो इसकी विधियां होती हैं, द्वितीय आंकड़ों के एकत्र करने की विधियां होती है, उनके बारे में हम गहराई से चर्चा करेंगे। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि इसकी कितनी विधियां होती हैं। इसकी 6 विधियां होती हैं और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ी थी। हमने विस्तार में नहीं पढ़ा था, संक्षिप्त में उनके बारे में जानकारी एकत्र की थी। लेकिन हम इस अध्याय में या इस पार्ट में हम इनके बारे में विस्तार से जानकारी एकत्र करेंगे और इनके बारे में जानेंगे और इनके गुण और अवगुण की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने पिछला पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा है, इस पार्ट का नहीं देखा है, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसको शुरू करते हैं। यादृश्य प्रतिदर्श विधि यानी ये विधि क्या होती है दोस्तों? इसके शब्द के नाम से पता चल रहा है, यानी यादृश्य, या मतलब अचानक से, दृश्य यानी अपने अचानक से जब आपने कोई चुन लिया गया, अचानक से चुन लिया जाता है तो उसे प्रतिदर्श कहते हैं। ये अचानक से कैसे चुन लिया जाता है, चलिए दोस्तों हम इसे आपको समझाते हैं। तो अचानक से चुनने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? अगर आपको अचानक से चुनना है तो आप क्या करेंगे, यानी आपके पास एक दूसरी विधि है। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है लॉटरी विधि। आप लॉटरी विधि के बारे में तो जानते होंगे, यानी लॉटरियाँ सबको बांट दी जाती हैं, जिसका नंबर लग जाता है वो विजयी हो जाता है, उसको पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पर हम जब गांव में लोगों का चुनाव करते हैं तो इस विधि को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल। यहाँ पर एक मटका ले लेते हैं। यहाँ पर इस मटके में क्या करते हैं, इस मटके में इस मटके में हम पर्चियां डाल देते हैं। पर्चियां, बहुत सारी पर्चियां हम डाल देते हैं। तो इस मटके में हमने पर्चियां भर दी। जब हम इस मटके में पर्चियों को भर देते हैं और एक पर्ची में क्या है, एक पर्ची में हम नाम लिख देते हैं या कोई चीज़ लिख देते हैं, केवल एक पर्ची में, बाकी को खाली रखते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति इसमें हाथ डालता है, जो इच्छा चाहता है, चुनावित मतलब चुनाव में खड़ा होना चाहता है या चुनाव में जीतने की उम्मीद रखता है, तो यहाँ पर वो अपने मर्जी से आता है, हाथ डालता है और यहाँ पर एक पर्ची निकालता है। अगर उसका पर्ची पर नाम आ जाता है या नाम वाली पर्ची मिल जाती है तो वो विजयी हो जाता है, वो जीत जाता है। तो इस प्रकार से फिर उसका चुनाव हो जाता है, उसको पंचायत में सम्मिलित कर लिया जाता है, उसे प्रधान बना दिया जाता है, या फिर गांव में, ज़्यादातर गांव में ऐसा ही होता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों ये कैसी विधि होती है। यादृच्छिकता चुना जाता है, इसमें चुनाव ये किसी के पक्ष में नहीं होता है। यहाँ पर पक्ष में क्यों नहीं है दोस्तों? यहाँ पर किसी को भी चुना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिसका लक आ गया, यानी जिसकी किस्मत होगी वो यहाँ पर चुना जाएगा। यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं होता है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यादृच्छिक संख्याओं की तालिका होती है। दोस्तों मैंने कहा ना, यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं भी लिख के रखी जा सकती हैं, इसमें तालिका बना के भी रखी जा सकती है, एक एक करके। उसके द्वारा भी हम अध्ययन कर सकते हैं, इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ आई होगी, लॉटरी विधि और यादृच्छिक विधि इसमें सम्मिलित होती है। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं इसके गुण और अवगुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके गुण और अवगुण के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं गुण क्या होते हैं और अवगुण क्या होते हैं। तो यहाँ पर गुण के बारे में अगर चर्चा करें तो यहाँ गुण क्या है, पक्षपात नहीं होता है। इसका गुण क्या है, पक्षपात नहीं होता है। यहाँ पर क्या है, पक्षपात नहीं होता है। क्यों नहीं होता है पक्षपात दोस्तों? क्योंकि आपने क्या करा है, इस विधि को ऐसे इस विधि के द्वारा आपने लोगों का चुनाव किया है। इसमें कोई भी अमीर गरीब नहीं है। यहाँ पर सबको बराबर अधिकार मिला है, बराबर पर्ची निकालने का मौका मिला है। तो यहाँ पर कोई भी चुनाव में चुनाव प्राप्त कर सकता है, कोई भी यहाँ पर जीत सकता है। इसलिए यह किसी में पक्षपात नहीं करती है, ये बराबर मौका सबको देती है। तो इस तरह से ये अच्छी विधि है। उसके बाद आता है समग्र को समान अवसर देती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, समग्र को समान अवसर देती है। जैसे कि मैंने बात करी, इसमें आपने पर्चियां डाली हैं तो कोई भी इसमें से निकाल कर विजयी हो सकता है, जीत सकता है, उसकी किस्मत पर डिपेंड करता है। तो आप समझ गए होंगे, समग्र को समान अवसर देता है। शुद्धता होती है दोस्तों, बिल्कुल शुद्ध होता है, निष्पक्ष होता है। उसके बाद समय एवं मेहनत की बचत होती है। इसमें समय और मेहनत कम लगती है। बस क्या करना है, पर्चियां लिखनी है, एक पर्ची में लिखना है, सारी पर्चियां डाल देनी है। जिस पर्ची, लिखी वाली पर्ची जिसके पास आ जाती है वो जीत जाता है, वो चुनाव में चुन लिया जाता है।
बस। तो ये सरल प्रक्रिया होती है, इसमें पक्षपात नहीं होता है, समग्र को समय समान अवसर मिलता है। समग्र दोस्तों क्या होता है, जनसंख्या को समान अवसर मिल जाता है, शुद्धता होती है, समय एवं मेहनत की बचत होती है। तो दोस्तों देखिए इतनी अच्छी विधि है, लेकिन इसके अवगुण के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें कमियां क्या हैं, कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों ये छोटा आकार होता है दोस्तों, यानी इसका गाँवों कस्बों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम पूरे देश के आंकड़े एकत्र करने के बारे में या देश के लिए कोई देश के लिए चुनाव होता है तो उसके लिए चुनाव करना चाहें तो हम इस विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर प्रधानमंत्री को चुनना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई इतना बड़ा मटका नहीं है जिसमें कि हम इतनी सारी पर्चियां रख सकें। तो आप समझ गए होंगे इसका आकार छोटा होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है छोटे आकार के लिए किया जाता है। ये एक अवगुण है, बड़ा आकार इसमें नहीं सम्मिलित होता। जो है अनिवार्यता के लिए आवश्यक नहीं है, यानी अनिवार्यता के लिए आवश्यक नहीं, अनिवार्य नहीं होती, यानी जो ये विधि जो है अनिवार्य नहीं होती है, यानी जो है इस विधि का इस्तेमाल हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसका कहने का क्या मतलब है, ये कहना चाह रहा है जो है कि इस विधि को बहुत ही आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, यह अनिवार्य नहीं होती है, ठीक है, इसमें अनिवार्यता नहीं होती है, इसमें अनिवार्यता जो है आवश्यक ही नहीं होती। यानी कि क्या मतलब है, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि अगर आप एक व्यक्ति को चुनना चाहते हैं, आप निश्चित कर लिया है कि आपको इन व्यक्तियों में से ही चुनना है या फिर एक व्यक्ति को चुनाव करना है, आपने निश्चित कर लिया है, तो आप इस विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इस विधि में कोई भी चुनाव में जीत सकता है, इसलिए आप ये नहीं निश्चित कर सकते कि कौन जीतेगा। तो इसलिए ये उपयुक्त नहीं है, अनिवार्यता निश्चित नहीं है, अनिवार्य आप नहीं कर सकते इस विधि में किसी को, यानी जीतने के लिए, तो इसमें कोई भी जीत सकता है। उसके बाद आती है दोस्तों यहाँ पर जो है यादृच्छिक प्रतिदर्श एवं व्यवस्थित प्रतिदर्श में अंतर। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि व्यवस्थित प्रतिदर्श क्या होता है, व्यवस्थित प्रतिदर्श के बारे में तो इसमें चर्चा ही नहीं की, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। व्यवस्थित प्रतिदर्श क्या है, यानी जिसको व्यवस्थित ना किया जाए, आंकड़े एकत्र कर लिए हैं लेकिन उन्हें व्यवस्थित नहीं किया है, उन्हें किसी भी जो है व्यवस्थित क्रम में नहीं लगाया है, अलग अलग आंकड़े छांटे नहीं हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, इस पर जैसे जैसे आंकड़े आए हैं वैसे वैसे अभी रखे हैं, तो अव्यवस्थित है, यानी व्यवस्थित नहीं है। उसके बाद यादृच्छिकता विधि, इसमें चुनाव कर लिया है, तो आप अब इन दोनों विधियों के बारे में जानते हैं। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा अंतर जो है इनमें जान लेते हैं, क्या क्या फ़र्क होता है इनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको 2 कॉलम में लिखा है, पहला है यादृच्छिक विधि, यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि एंड दूसरा है अव्यवस्थित प्रतिदर्श विधि। तो यादृच्छिक विधि में जो है इसमें शुद्ध तकनीक एवं नियम लागू होता है। दोस्तों इसमें शुद्ध तकनीक नियम क्या है, इसमें शुद्धता द्वारा इसमें पर्ची डाली जाती है और इसमें 1 बाय 1 एक के बाद एक व्यक्ति हाथ डालकर निकाल लेता है पर्ची, इसमें कोई भी चुनाव में जीत सकता है। तो इसमें शुद्ध होती है तकनीक और नियम भी लागू होता है, उसमें कह रहा है समान संभावना होती है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी चुनाव के लिए जो है नियुक्त हो सकता है, वो उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। इसमें देखिए कोई नियम लागू नहीं होता, इसको आंकड़े एकत्र करने, इस विधि में जो है अव्यवस्थित है, इसका कोई मतलब नहीं है। अव्यवस्थित का मतलब समझ आपको पता चल रहा होगा, अव्यवस्थित है यानी इसका कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद आता है समान संभावना नहीं होती। देखिए दोस्तों इसमें समान संभावना नहीं होती, यानी अगर आप इस विधि का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई समान संभावना नहीं मिलेगी, इसलिए ये विधि ज़्यादा उपयुक्त नहीं है यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि के मुकाबले। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक नई विधि के बारे में, वो क्या विधि है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस विधि का नाम, उसका नाम है सविचार प्रतिदर्श विधि। सविचार, देखिए सविचार यानी अपने विचार के साथ प्रतिदर्श का चुनाव करना सविचार प्रतिदर्श विधि कहलाती है। यानी इसके नाम से ही पता चलता है ये विधि कौन सी होगी, यानी जब अनुसंधानकर्ता स्वयं अपनी इच्छा से, अपने सुविधा अनुसार इच्छा से किसी प्रतिदर्श का चुनाव करता है, उससे पूछताछ कर लेता है, तो उसे सविचार प्रतिदर्श विधि कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इस विधि के गुण और अवगुण। तो यहाँ पर इसके विधि के गुण और अवगुण दे रखे हैं, क्या हैं इसके बारे में जान लेते हैं। कम खर्चीली होती है दोस्तों, क्योंकि अपनी इच्छा अनुसार जो है अनुसंधानकर्ता ने चुन लिया है, तो ये कम खर्चीली होती है और सरल होती है।
यानी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, सरल होती है, कम खर्चीली होती है, एक जैसी इकाइयाँ होती हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है, एक जैसी, जब वो अपनी सुविधा अनुसार चुनेगा तो वो एक जैसी इकाइयों वाले को ही चुनेगा, इसलिए एक जैसी इकाइयाँ होती हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर पक्षपात संभावना, यानी इसमें जो है इसका अवगुण है दोस्तों, इसकी जो एक कमी है, जिसमें पक्षपात की संभावना हो जाती है। तो कैसे हो जाती है, आपको समझाते हैं कैसे हो जाती है, पक्षपात की संभावना कैसे है। देखिए दोस्तों, सविचार इस विधि में जो प्रतिदर्श चुना गया है वो जो है अनुसंधानकर्ता के द्वारा, जो आंकड़े एकत्र करने वाला है उसकी इच्छा से चुना गया है, यानी उसने अपनी इच्छा से चुना है। तो हो सकता है जिसको उसने चुना है वो उसका रिश्तेदार हो या उससे जानता हो या दोस्त हो, तभी उसने उसको चुन लिया। तो इस प्रकार से क्या है, इस तरह दूसरे लोगों के साथ जो है अहित होता है या दूसरे लोगों के साथ जो है असमानता का व्यवहार हो रहा है, ये समान नहीं हुआ, पक्षपात हुआ है यहाँ पर, तो इसमें पक्षपात की संभावना होती है। ये संदेहपूर्ण भी हो सकती है, हो सकता है इसमें जो है गलत आंकड़े एकत्र हुए, ऐसे व्यक्ति को वो चुन ले जिसमें क्या हो कि उसके पास सामर्थ्य ही ना हो कि वो आंकड़े दे सके, तो इसमें संदेहपूर्ण विधि होती है। तो ये आप संदेहपूर्ण विधि देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसके जो है अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, यानी हम अगली विधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगली विधि क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं स्तरित या मिश्रित प्रतिदर्श विधि। स्तरित या मिश्रित प्रतिदर्श विधि के बारे में हमने पिछले अध्याय में भी चर्चा की थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। तो अब हम इसके बारे में जो है गहराई से जान लेते हैं क्या होती है स्तरित प्रतिदर्श विधि। स्तरित प्रतिदर्श विधि क्या होती है दोस्तों, यह क्या होती है, समग्र की इकाइयाँ, यानी जो जब समग्र की जो इकाइयाँ होती है, जो जनसंख्या होती है दोस्तों, जनसंख्या जानते होंगे, जनसंख्या को समग्र कहा जाता है। तो जो जनसंख्या की जो इकाई है, ये इकाई है, उनकी विशेषताओं के अनुसार जब उन्हें भागों में बांट लिया जाता है, उनके अनुसार चुन लिया जाता है, तो उसे स्तरित प्रतिदर्श या मिश्रित प्रतिदर्श विधि कहा जाता है। अगर आपको ये विधि समझ नहीं आती तो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं यादृश्य प्रतिदर्श, स्तरित प्रतिदर्श विधि क्या होती है। स्तरित प्रतिदर्श विधि में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह विधि बहुत आसान है इसको समझना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपके पास बहुत सारी जनसंख्या है, बहुत सारी जनसंख्या है, बहुत सारी, यानी आपके पास यहाँ बहुत सारी जनसंख्या है। इस जनसंख्या में से आपको चुनाव करना है, तो आप क्या करेंगे, कुछ ऐसे लोगों का चुनाव कर लेंगे। यानी अब क्या करेंगे, आप एक व्यक्ति आपने ढूंढ लिया, एक व्यक्ति आपने ऐसा ढूंढ लिया जिसमें कि खूबी है, बहुत सारी खूबी हैं, जो कि इन व्यक्तियों के बारे में जानकारी दे सकता है, उसको आपने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर प्रतिदर्श के रूप में बना दिया प्रतिदर्श उसको, ठीक है, उसको बना दिया आपने प्रतिदर्श यहाँ पर। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐसी विशेषता वाले व्यक्ति को ढूंढेंगे, जो विशेषताएं इसमें हैं वही विशेषताएं जो हैं अगले व्यक्ति में होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे आप, जो विशेषता इसमें है वो व्यक्ति में होनी चाहिए। यानी इनमें से आप अब एक एक व्यक्ति ढूंढेंगे जो कि इसके बराबर विशेषता वाला होगा, जिससे कि आपको आसानी होगी। तो इस प्रकार से आप विशेषताओं के अनुसार, जब विशेषताओं के स्तर पर जब लोगों का चुनाव करते हैं तो उसे स्तरित या मिश्रित प्रतिदर्श विधि कहा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये विधि अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम इसके गुण और अवगुण के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। जिस विधि में क्या होता है, ये विधि जो होती है अधिक प्रतिनिधित्व होता है, इसमें अधिक प्रतिनिधित्व विधि होती है। यानी अधिक प्रतिनिधित्व मतलब, जब देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति का चुनाव कर लिया इसने, तो एक व्यक्ति से इतने सारे आंकड़े नहीं ले सकता ये। तो क्या करेगा, ये ऐसी विशेषता वाले व्यक्ति, जो व्यक्ति चुना है इसने, उसी विशेषता वाले, यानी ऐसी ही विशेषता दूसरे व्यक्ति में हो, उस व्यक्ति को ढूंढेगा किसी अन्य क्षेत्र से। यानी अन्य क्षेत्र से क्यों ढूंढेगा, ताकि वो उस क्षेत्र की जानकारी दे सके। तो इस तरह ये बहुत सारे क्षेत्र की जानकारी लेने के लिए एक सैंपल से काम नहीं चलेगा, यानी प्रतिदर्श से काम नहीं चलने वाला। तो ये बहुत सारे प्रतिदर्श लेगा, 4-5 प्रतिदर्श जो है यहाँ से ढूंढेगा, उसके बाद इनकी विशेषताओं की तुलना करेगा और फिर उसके बाद वो है जानकारी, आंकड़े एकत्र करेगा। तो आप, उम्मीद है दोस्तों अब तो समझ गए होंगे।
तो यहाँ पर अधिक प्रतिनिधित्व होता है। तुलनात्मक अध्ययन संभव है क्योंकि प्रतिदर्श एक नहीं होता, बहुत सारे प्रतिदर्श चुने जाते हैं, उनकी तुलना की जाती है, इसलिए तुलनात्मक अध्ययन संभव है। उसके बाद विश्व स्तरीय और अर्थपूर्ण परिणाम, यानी इसका जो इस्तेमाल है विश्व स्तर पर किया जाता है। विश्व स्तर पर यानी अगर हम विश्व स्तर के यानी विश्व के बारे में यानी विश्व स्तर पर यानी विश्व जितने विशाल स्तर पर अगर हम आंकड़े एकत्र करना चाहें तो इस विधि को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रतिदर्श बहुत सारे मिल जाते हैं हर क्षेत्र से, वहां से हम लेकर जो है आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। विश्व स्तरीय प्रतिदर्श और अर्थपूर्ण परिणाम, जब हम इसका परिणाम निकालेंगे तो उसका अर्थपूर्ण परिणाम निकलेगा, बहुत ही अच्छा परिणाम निकलेगा जिसका कोई अर्थ होगा और पूर्ण होगा। उसके बाद आता है इसके अवगुण क्या है। क्षेत्र सीमित होता है, इसमें क्षेत्र यानी सीमित क्षेत्र के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और क्या है दोस्तों, पक्षपात संभव है, इसमें पक्षपात बहुत होता है दोस्तों, इसमें पक्षपात हो सकता है क्योंकि जो है हम इसमें जो है स्तरित विधि में उसकी विशेषता के अनुसार चुना जाता है। तो हो सकता है दोस्तों जिसको वो चुना जा रहा है, जो व्यक्ति चुना जा रहा है, मैंने अगर आपको दो व्यक्ति मिल जाते हैं एक ही विशेषता के, तो आपको क्या करना है, उनमें से पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति है ज़्यादा विशेषता मिलती है जुलती है, ज़्यादा विशेषता किसमें है, तो आपको उसको ही चुनना पड़ेगा। तो दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना करने से आपको क्या होगा, उस व्यक्ति को अवसर नहीं मिलेगा, जिससे कि पक्षपात होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पक्षपात संभव है। उसके बाद छोटे भागों में बांटना कठिन है, तो दोस्तों इसमें छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता क्योंकि ये विशाल क्षेत्र के लिए उपयुक्त विधि है। अगर आप विशाल क्षेत्र का इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, विशाल क्षेत्र में जो है आंकड़े प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये विधि आपके लिए उपयुक्त है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी अगली विधि की तरफ। इसका नाम है, ये हमारी चौथी विधि है, इसका नाम है व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि। दोस्तों व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि की बात की जाए तो व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि क्या होती है और इसके गुण एवं अवगुण क्या होते हैं, तो जानते हैं इसके बारे में। तो व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें जब हम व्यवस्था के अनुसार, देखिए दोस्तों जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ की जो संरचना कैसी है, कैसे लोग रह रहे हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहाँ पर कितनी संख्या में लोग रह रहे हैं, और वर्णात्मक आधार और क्रम क्या है, इन सब के आधार पर जब हम भौगोलिक स्थिति के आधार पर लोगों की रहन सहन स्थिति के आधार पर आंकड़े एकत्र करते हैं तो उसे व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि कहा जाता है। यानी स्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं, जब आंकड़े एक स्थिति के आधार पर, विशेष स्थिति के आधार पर किए जाते हैं आंकड़े, यानी कौन से आंकड़े, समग्र से संबंधित आंकड़े, यानी जनसंख्या के बारे में, जब उनकी स्थिति जो है कैसी है, कहाँ रह रहे हैं, कैसे क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उस प्रकार के आंकड़े एकत्र करते हैं तो उसे कहते हैं व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि। दोस्तों व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि, उसके बाद हम समझ आ गया होगा दोस्तों ये क्या है, ये व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि है। अगर दोस्तों देखें कि लोग रहते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, तो आप वहाँ से व्यवस्थित प्रतिदर्श उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर उसके आंकड़े एकत्र करेंगे, यानी पहाड़ी क्षेत्र के लोग वहाँ रहते हैं, इस तरह से आप आंकड़े एकत्र कर सकते हैं। व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि इसे कहा जाता है। उसके बाद इसके गुण एवं अवगुण की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है इसके गुण क्या हैं, इसके गुण बहुत कम है, यानी सरल होती है, पक्षपात कम होता है दोस्तों इसमें, क्योंकि स्वयं आंकड़े एकत्र करने हैं, उसको पक्षपात की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वास्तविकता होती है। दोस्तों वास्तविकता कैसे होती है, वास्तविकता आप कैसे होती है, देखिए दोस्तों जैसी भौगोलिक स्थिति है, जैसा रहन सहन है, उसी के आधार पर वो आंकड़े एकत्र कर रहा है, तो वो रहन सहन तो बदल नहीं सकता, तो उसी जैसा वो होगा वैसा देखेगा, वैसे ही आंकड़े वो प्राप्त कर लेगा। तो इसीलिए ये सरल होती है, पक्षपात कम होता है। उसके बाद इसके अवगुण देख लेते हैं दोस्तों, इसमें जो है कमियां क्या क्या हैं। तो चुनाव का समान होता है, यानी चुनाव का समान अवसर मिल जाता है, नहीं यहाँ अवसर नहीं मिलता है दोस्तों। देखिए चुनाव का समान अवसर नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर चुनाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रतिदर्श जो देखता है वही आंकड़े प्राप्त कर लेता है, यहाँ चुनाव नहीं होता है, किसी प्रकार का किसी का चुनाव नहीं किया जाता है। पहले हमने देखा था प्रतिदर्श चुने जाते थे, लेकिन इसमें प्रतिदर्श चुने नहीं जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष का अभाव, निष्कर्ष का अभाव यानी आपने क्या है, निष्कर्ष का अभाव भी हो जाता है यहाँ पर कि पर्याप्त निष्कर्ष नहीं निकलते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन करना पड़ता है और इसके निष्कर्ष तक पहुँचने में जो है बहुत कठिनाई होती है, इसलिए इसमें निष्कर्ष का अभाव हो सकता है। तो अब हम पढ़ते हैं अपनी जो है कोटा एवं अभ्यंतर प्रतिदर्श विधि।
तो यहाँ पर ये कोटा और अभ्यंतर प्रतिदर्श विधि क्या है, ये देखिए दोस्तों, नाम बहुत अजीब अजीब हैं, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोटा प्रतिदर्श विधि क्या होती है दोस्तों, ये बहुत ही आसान विधि है। यानी जब व्यक्तियों की विशेषता, देखिए यहाँ पर विशेषता शब्द जोड़ दीजिए, विशेषता क्या होती है, जब व्यक्तियों की विशेषता, यानी जब व्यक्तियों की विशेषता के आधार पर आंकड़े एकत्र करते हैं, यानी लोगों को उनकी विशेषता के अनुसार बांट देते हैं, उसके बाद उनके आंकड़े एकत्र करते हैं, तो उसे कोटा विधि कहते हैं। और आपको समझ आ गया होगा ये कोटा विधि क्या होता है। यानी विशेषता के अध्ययन करते हैं, सबसे पहले लोगों का अध्ययन करते हैं, वहाँ पर विशेषता देखते हैं किसकी क्या विशेषता है, उनकी विशेषता के अनुसार उनको अनुपात में बांट देते हैं, तो उसे कोटा प्रतिदर्श विधि कहते हैं। इस विधि से हम उसका अगर चुनाव करें तो उसे कोटा प्रतिदर्श विधि कहा जाता है। यहाँ पर कोटा विधि कहा जाता है, या इसे कह सकते हैं अभ्यंतर प्रतिदर्श विधि कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि कोटा प्रतिदर्श विधि क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सविचार, जो है सुविचार प्रतिदर्श। सुविचार प्रतिदर्श विधि क्या होती है दोस्तों, सुविचार प्रतिदर्श विधि बहुत ही आसान विधि है। इसमें क्या है, जो अनुसंधान करता होता है वो स्वयं अपनी इच्छा से, अपनी सुविधा के अनुसार जो है प्रतिदर्श का चुनाव करता है और उससे आंकड़े प्राप्त कर लेता है। ये बहुत ही आसान है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम, यहाँ पर हमारी जो है 6 विधियाँ खत्म हो जाती हैं। तो हमने कौन कौन सी विधि पढ़ी है, यहाँ पर देखिए सुविधा अनुसार प्रतिदर्श विधि पढ़ी, कोटा एवं अभ्यंतर प्रतिदर्श विधि पढ़ी, उसके बाद व्यवस्थित प्रतिदर्श भी पढ़ी है, उसके बाद स्तरित एवं मिश्रित प्रतिदर्श विधि पढ़ी, और यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि पढ़ी है। और हमने क्या पढ़ी है, और हमने यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है यहाँ आपको एक तरफ से दिखा देता हूँ क्या क्या रिवीजन किया। आप यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि पढ़ी है हमने, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इसमें जो है सविचार प्रतिदर्श विधि पढ़ी है, उसके बाद जो है और यहाँ पर स्तरित प्रतिदर्श विधि पढ़ी, उसके बाद व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि पढ़ी, उसके बाद हमने कोटा प्रतिदर्श विधि पढ़ी, उसके बाद सुविधा अनुसार प्रतिदर्श विधि पढ़ी है। यानी अपने अब सुविधा के अनुसार जब प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है, प्रतिनिधित्व कर लिया जाता है, प्रतिनिधि चुन लिया जाता है, तो उसे सुविधा अनुसार प्रतिदर्श विधि कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये समझ आएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या है, प्रतिदर्श सांख्यिकी की विश्वसनीयता। जो प्रतिदर्श सांख्यिकी है वो विश्वसनीयता कब होगी, यानी वो विश्वसनीय कब मानी जाएगी, प्रतिदर्श सांख्यिकी की विश्वसनीयता कब होती है। प्रतिदर्श का आकार, यानी प्रतिदर्श का आकार महत्व रखता है, प्रतिदर्श का आकार जो है कैसा है ये देखना चाहिए। तो विश्वसनीयता है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रतिदर्श को हमें विश्वसनीयता चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों प्रतिदर्श का आकार देखना पड़ेगा हमें। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर प्रतिदर्श की विधि, यानी कौन सी प्रतिदर्श की विधि का इस्तेमाल करके हमने आंकड़े एकत्र किए हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हम सांख्यिकी में आंकड़े एकत्र करना चाहते हैं, और कैसे आंकड़े एकत्र करना चाहते हैं, जो विश्वसनीय हो, अच्छे आंकड़े हों जिन पर विश्वास किया जा सके, तो यहाँ पर प्रतिदर्श विधि है, यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ पर दूसरी विधि है सूचकों तथा प्रगणकों से में पक्षपात की भावना। दोस्तों जब हम आंकड़े एकत्र करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, सूचना देने वाले जो होते हैं प्रगणक होते हैं, सूचना देने वाला या जो प्रगणक होता है वो भी सूचना देने वाला ही होता है। तो जो इनमें पक्षपात होता रहता है, यानी इनकी जो है ऊपर जो है विशेषता और ना विशेषता के आधार पर जो है इनका पक्षपात होता रहता है, यानी इसमें भेदभाव होता रहता है। यहाँ पर देखिए प्रगणकों का प्रशिक्षण, यानी अगर आप एक जनसंख्या जो है आप सांख्यिकी में आंकड़े एकत्र कर रहे हैं, तो आपको जो है एक प्रशिक्षण जो है प्रगणक जो है आंकड़े एकत्र करने वाला व्यक्ति उसको प्रशिक्षित होना चाहिए। आंकड़े एकत्र करने के लिए ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए उसकी, यानी उसका प्रशिक्षण जो है पूरा होना चाहिए। अगर उसका प्रशिक्षण पूरा है तो वो आंकड़े एकत्र करने के लिए पूरी तरह से कुशल है और पर्याप्त है। तो दोस्तों अब हमारा ये टॉपिक पूरा हो गया है यहाँ से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जितनी मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। तो अब हम
हेलो दोस्तों, अब हम करने वाले हैं जनगणना तथा प्रतिदर्श विधियां, एक तुलनात्मक दृष्टिकोण, अध्ययन का दृष्टिकोण। यानी हम यहाँ पर अब करेंगे दोस्तों कि हमने जो जनगणना विधि अपनाई और प्रतिदर्श विधि अपनाई इस चैप्टर में, तो हमने इसकी तुलना करनी है। किस प्रकार से हम इसकी तुलना कर सकते हैं, यानी जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि के बीच में हमें करनी है तुलना। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें तुलना शुरू करते हैं। क्या क्या फर्क है, क्या क्या अंतर है, क्या क्या क्यों क्यों अच्छी है, तो देखते हैं इसमें तुलना क्या क्या हो सकती है दोस्तों। तो सबसे पहला इसका क्षेत्र, यहाँ पर आता है क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या है, इसका जो क्षेत्र होता है, जनगणना विधि का क्षेत्र जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन प्रतिदर्श विधि का जो क्षेत्र होता है वह बड़ा होता है। इसकी उपयुक्तता जो है, प्रतिदर्श विधि की उपयुक्तता भी होती है, अधिक होती है, और इसकी भी उपयुक्तता होती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इनकी उपयुक्तता अलग अलग होती हैं। यानी ये जो है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो जनगणना विधि है ये जो है ये छोटे क्षेत्र के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन ये प्रतिदर्श विधि जो है ये बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त होती है दोस्तों। ये बड़े क्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है इसका। उसके बाद आता है दोस्तों शुद्धता, यानी जो हमारी जनगणना विधि है उसमें शुद्धता भरपूर होती है, बहुत शुद्धता पाई जाती है, और प्रतिदर्श विधि में इतनी शुद्धता नहीं होती, क्योंकि ये दूसरों द्वारा आंकड़े एकत्र किए गए हैं, इसलिए इसमें शुद्धता की कमी होती है। उसके बाद आता है दोस्तों लागत। लागत क्या है दोस्तों, लागत जो हमने ये आंकड़े एकत्र करने हैं उसमें जो हमें पैसा लगता है जितना, वो उसकी लागत कहलाती है। लागत देखिए, जनगणना विधि में जो लागत होती है वो लागत बहुत ज़्यादा होती है प्रतिदर्श विधि के मुकाबले। तो जनगणना विधि में लागत ज़्यादा आती है, प्रतिदर्श विधि में लागत कम आती है। उसके बाद दोस्तों आता है समय। तो समय भी दोस्तों इस विधि, जनगणना विधि में ज़्यादा लगता है और प्रतिदर्श विधि में कम समय लगता है। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पर जो है समय, यहाँ पर क्या है, सत्यता की जांच। दोस्तों यहाँ जनगणना विधि के द्वारा हम सत्यता की जांच नहीं कर सकते हैं। प्रतिदर्श विधि में आपने पढ़ा है पहले भी कि सत्यता की जांच कर सकते हैं। इसका ये गुण होता है, क्योंकि इसमें जो है आंकड़े एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, फिर तीसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, जिससे कि आंकड़े बार बार जांच किए जाते हैं और इससे सत्यता की जांच की जा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये चैप्टर जो है तीसरा इकोनॉमिक का समझ आया होगा। आज ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है, तीसरा चैप्टर समाप्त होता है। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपने इससे पहले सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जल्द ही अगला चैप्टर भी हम बनाने वाले हैं, अगला चैप्टर भी आने वाला है। आपको यहाँ फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके, वो भी इस चैप्टर को समझ सके हिंदी में। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।